चलो देखो, ये क्या था, कंसेंट्रिक हो गया था, चार्ज कैपेसिटर, हॉलो कंडक्टर, पढ़ लिया था ना। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एरिया वेक्टर। देखो एरिया जो होता है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहली बात, एरिया जो होता है वो बच्चों स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। मैं आप लोग को ऐसे भी समझा सकता हूँ नॉर्मल तरीके से भी, कि अगर मैं आपसे कहूँ, याद करो, जैसे मान लो अगर कोई साइड ऐसे दिया हुआ है ना, एक स्क्वायर ही है, तो ऊपर वाले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते, बोलते नहीं वेक्टर ए है, और स्क्वायर इधर तो इधर भी साइड ए ही होता, तो इसको मान लो मैंने कह दिया, अरे लिखते हैं ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे करके, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सोचो या क्रॉस प्रोडक्ट सोचो, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सोचोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड मान लो इसका ए है, इसका भी अगर ए है तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉस 90 करोगे ना, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना, और इसी को अपन क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो क्या एरिया 0 आ रहा है क्या, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट बोलूंगा तो क्या बोलोगे, मॉड ऑफ ए साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है ना। अरे आया ना आंसर, ए का स्क्वायर। कुछ समझे क्या, तो एरिया स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर है सर, कैसे पता चल रहा है सर, यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो, स्केलर में डॉट प्रोडक्ट होता है और वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि नहीं। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक थर्ड वेक्टर मिलेगा ना, जो जैसे अगर हम कह रहे हैं ए क्रॉस बी करने पे एक वेक्टर सी मिलता है, तो जो वेक्टर सी होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे मैंने कहा, एक स्क्वायर का साइड एक ये है, एक ये है, तो दो साइड का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ऐसे करेंगे ना, ए क्रॉस ए, तो ऐसे मिलेगा। कुछ समझ गए क्या, यही होता है एरिया वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, मैंने आपको थोड़ा फील देने के लिए बता दिए थे, अब दिमाग में रखना कि एरिया स्केलर है या वेक्टर है भाई साहब, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं उसको थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बच्चा, मुझे एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, लेट अस टेक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला जेड एक्सिस है। थोड़ा रफ्तार में करेंगे, जल्दी समझने की कोशिश करना। आप ये समझ पा रहे हो क्या, ये जो प्लेट ऐसे रखा हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन पे नहीं है, ना ही ये वाई जेड प्लेन पर है, ना ही ये एक्स जेड प्लेन पे, ये कहीं बीचों बीच है, जैसे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा होगा। अरे ऐसा कर दिए बच्चा, ऐसा। कुछ समझे क्या, तो ये वाला वाई ले लो, एक्स ले लो, और ये जेड ले लो, तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला एरिया। तो अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा कैसा होगा, तो बोलोगे सर इस दरवाजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, वही उसका, अरे बताया ना, ए क्रॉस बी करेंगे तो वेक्टर सी मिलेगा। कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर आप इसको देखोगे, तो इसका जो एरिया वेक्टर बच्चा जाएगा वो कैसे जाएगा, समथिंग लाइक ऐसे जाएगा। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो क्या, ये अंदर की तरफ है ऐसे, ठीक। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं आप इसका टॉप व्यू दिखाता हूं और आप मुझे बताना, अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इमेजिन करना, अगर इमेजिन हो जाए तो, ठीक है। लेट अस टेक, यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, कुछ एंगल बन रहा है, कितना ले लेते हैं, चलो 37 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है यार, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, किसके साथ, एक्स एक्स के साथ। ये दरवाजा है, ऐसे कॉपी देना, ये ऐसे, समझ पा रहे हो, ये रहा वाई, और ये वाला प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये रहा ना ऐसे करके, तो इसका एरिया वेक्टर इनवर्ड में ऐसे जा रहा होगा ना। कुछ समझे क्या, और ये एक्स एक्स के साथ यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 37 डिग्री का, दिख रहा है क्या। तो अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो कैसा दिखाई देगा, जरा देखना तो, अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, देखो तो, ये वाला, मान लो अगर ये ए बी सी और ओ होता, तो या तो ए बी टॉप से दिखाई देगा या फिर सीओ दिखाई देगा ना, ऐसे करके। कुछ समझ पा रहे हो क्या, ऐसा, ठीक है क्या। तो मान लो अगर मैं इसको ए बी भी अगर बोलता बच्चा, तो यहाँ पे एंगल ये वाला कितना है, 37 डिग्री है क्या, चेक करो। अरे टॉप से देखते हैं ऐसे करके तो ये वाला 37 दिखाई देगा ना। अरे ये एक्स एक्सिस है बच्चा, एक्स एक्सिस, तो ये कुछ इमेजिन हो पा रहा है ऐसे करके क्या, तो ये वाला ही अपन को दिखाई देगा। कुछ समझ गए क्या। तो अब मुझे जरा बताओ, तो जो अपना एरिया वेक्टर है, ये वाला साइड दिख रहा है क्या, इसी पे अंदर जा रहा है ना, ये पर्पल वाला देखो ए को, तो ये कुछ ऐसे जा रहा होगा परपेंडिकुलरली, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। कुछ समझे क्या, ठीक है। तो अगर, सॉरी, वेक्टर ए दिखा, अब मैं कहूं कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे,
अरे ये है ना वेक्टर ए, इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? अरे वही घिसा पिटा यार, इसको तोड़ना नहीं आता आप लोग को? देखो जरा कोशिश करते हैं। ये 37 है, ये 37 है बच्चे, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 53। कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो ये भी कितना हो जाएगा? तो ए का इस तरफ क्या हो जाएगा? ए कॉस 53, इमेजिन कर पा रहे हो? और इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चा? ए साइन 53। कुछ समझे क्या? और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अरे एरिया, एरिया इसका एरिया कितना है? मान लो अगर साइड दिया हुआ है 5 और ये भी कितना है 5, तो एरिया कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 होएगा। समझ पा रहे हो? 25 होगा ना यार। तो जरा देखो तो मैं वेक्टर ए को कैसे लिख रहा हूँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू 25, और ये दिख रहा है क्या? cos 53 बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 cos 53 आई कैप। कुछ समझे क्या? और ये वाला जो साइन वाला ऊपर नहीं जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे था ना, ऐसे ये गया हुआ है ना ए, ऐसे। तो एक तो cos इस पे इधर आ रहा है और साइन वाला अंदर जा रहा है ना। अंदर वाला प्लस जेड, तो अंदर क्या हो जाएगा? माइनस जेड है ना। और जेड के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? के कैप। कुछ समझ गए क्या? टफ तो नहीं है ना? तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चा? +25 साइन 53 माइनस के कैप। समझ गए क्या? तो आंसर लिख सकते हैं आराम से अपन 25। बेटा cos 53 कितना होता है, याद है? भूल गए? अरे ये 37 3 5 4, ये क्या था? 53, याद आ रहा है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। तो इंटू 3/5 आई कैप। कुछ समझ में आ रहा है क्या? माइनस को इधर भेज दिया, तो -25, और साइन 53 कितना हो जाएगा? 4/5, 4/5 यहाँ के कैप। कुछ समझे क्या? अरे माइनस को उधर भेज दिया। अब काट दो इसको, 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा? 15 आई कैप माइनस ये 5 कर दो इसको, 20 के कैप। ये क्या आ गया बच्चा? वेक्टर ए, एरिया वेक्टर। बहुत टफ है, समझ गया ना? आसान सी बात थी, देख लो। हाँ जी, ये इमेजिन हुआ, अंदर घुस रहा है। तो अब देखो जनरली क्या होता है ना, एरिया वेक्टर जो रहता है बच्चा, ये आप इसको नॉर्मल, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको ऐसे दिखा दिया, जरूरत इसकी बहुत कम, रेयर ही पड़ेगी। पड़ेगी तो मेरे ख्याल से बच्चे संभाल लेंगे। तोड़ दोगे ना? अरे जो एरिया दिया होगा उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, उसका देख लेना कैसे एंगल बन रहा है, वहां वही बना के दिखाया मैंने। तो एरिया वेक्टर को ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, बस दिमाग में क्या रखना, एरिया वेक्टर कैसे बनाना है। जो भी आपको मान लो अगर एरिया ऐसे करके दिया हुआ है, समथिंग लाइक ऐसे दिया हुआ है, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यही क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर। कुछ समझ गए क्या? कोई गणित उसमें नहीं लगानी है, क्लियर है? सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। जनरली एरिया वेक्टर को हम कहते हैं कि सरफेस के आउटवर्ड में आता है। मतलब अब तुम्हें थोड़ा सा ये हो सकता है कि हाँ, बाहर निकलता हुआ, मतलब सरफेस के ऊपर बाहर निकलता हुआ। अब लेकिन ये देखने वाले पे डिपेंड करेगा कि वो देख कैसे रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि यार एक टेबल है, टेबल समझ में आता है क्या? अगर मान लो मेरी मुंडी टेबल के नीचे है, तो मैं इस पे बोलूंगा यार एरिया वेक्टर किधर है, तो तुम बोलोगे सर ऐसे दिखा दोगे। कुछ समझे क्या? और मान लो अगर मैं टेबल के ऊपर होता तो इधर देखता, तो एरिया वेक्टर किधर बनाता? कुछ समझ गए क्या? तो हमें दिमाग में क्या रखना होता है, एरिया वेक्टर जिस जिस एरिया को देख रहे उससे, अरे आउटवर्ड रे, बाहर बाहर। अरे जिस सरफेस को अपन देखेंगे उसके बाहर की तरफ निकाल दो, समझ गए क्या? जिसको तुम देख रहे होगे, जहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? ज्यादा परेशान नहीं होना उसके लिए, ठीक है? अच्छा, फॉर अ क्लोज्ड, देखो ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, है ना? अब जैसे मान लो यार सरफेस, अब देखो सर प्लेन रहेगा तो टेंशन नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है क्या? लेकिन अगर ऐसे क्लोज टाइप का आ जाएगा तो क्या करेंगे? ये ड्रॉ तो परपेंडिकुलर ही करेंगे, पर अगर गोल एरिया तो ऐसे सपाट तो नहीं बोल सकते ना, पूरे पूरे एरिया पे कर दो सर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे सर, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। अब इस छोटे से टुकड़े का एरिया मान लो मैंने क्या कह दिया, डीएस, और इस पे एरिया वेक्टर ऐसे करके बना दिया डीए। कुछ समझे क्या? नहीं समझे? समझ आ रहा है क्या? पक्का ना? अरे ऐसे ही करते करते दूसरा ले लेंगे। ऐसे इसमें भी क्या बना दिया सर, इसका एरिया वेक्टर छोटे से टुकड़े का ये रहा। कुछ समझे क्या? फिर इसका ले लिया, फिर इसका ले लिया, फिर इसका ले लिया। तो अब बोलोगे सर एरिया वेक्टर अगर मुझे ड्रॉ करना होगा, अगर सपाट सरफेस है तब तो टेंशन खत्म, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और अगर कर्व सरफेस आ गया तो छोटे से पार्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है क्या? पक्का? हाँ। तो इसमें क्या होता है बच्चा, कि जैसे मान लो अब मैं तुमसे कहूं कि तो सर हम टोटल एरिया वेक्टर निकालेंगे कैसे? सवाल आता है कि निकलेगा कैसे। तो थोड़ा आप ऐसे समझो कि मान लो बच्चे अगर यहाँ पे अगर कोई छोटा सा एलिमेंट लिए होते, तो छोटा सा एलिमेंट लेते तो उसका एरिया वेक्टर से डीए आ रहा होता। कुछ समझ पा रहे हो क्या? अब डीए मान लो यहाँ से कुछ एंगल थीटा बना रहा होता, तो ये डीए का कॉस थीटा होता और ये वाला डीए का
कुछ समझ पा रहे हो क्या? क्या ऐसे ही सब के सब जितने भी एरिया वेक्टर सबका कॉस और साइन में टूटेगा क्या? नहीं समझ में आ रहा है? अरे सबका कॉस और साइन में टूटेगा ना, और सारे फिर एक्स वाले को जोड़ देंगे आई कैप के साथ, फिर सारे वाई जोड़ जे। कुछ समझ गए क्या? तो फिर से एक आई कैप वाला टर्म और एक जे कैप वाला टर्म आ गया ना, तो रिजल्टेंट जो एरिया वेक्टर होगा उसमें सारे एक्स वाले और सारे। कुछ समझ गए क्या लॉजिक? जैसे वहां पे तो, यहाँ पे तो चीजें आसान थी ना, एक ही दिख रहा था क्योंकि प्लेन सरफेस था। तो अब ये से मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ डी ए कॉस, मान लो ये थीटा 1 बना, ठीक है? तो यहाँ साइन थीटा 1 आया। उसी तरह मान लो यहाँ वाला लेते तो ये सेम तो नहीं आता ना बच्चा। अरे मान लो थीटा 2 एंगल होता, तो तुम इसको क्या बोलते? सर ये DA2 ले लो मान लो। तो इस तरफ क्या लिए होते? DA2 कॉस थीटा 2 को समझ पा रहे हो क्या? DA2 साइन थीटा 2। अरे ये माइनस आई कैप होता, ये माइनस जे कैप होता। कुछ समझ गए क्या? तो सारे एक्स वाले सारे आई वाले को जोड़ लेते, मतलब जो रिजल्टेंट हमारे पास एरिया वेक्टर आता बच्चा, उसमें सारे आई वाले, कुछ समझे क्या? फिर सारे आ जाता ना, ठीक है क्या? पर छोटे छोटे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, ये क्या था? अब जैसे ये देखो, अब मैंने कहा कि एरिया वेक्टर देखने वाला कौन है? अरे हम है सर, और मुझे जो सरफेस दिखेगा उस पर क्या कर देना है? समझ गए क्या? तो हमने तुमसे कहा यार मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, एच है कि नहीं? अगर मैं कहूँ कि इस सरफेस के लिए वेक्टर किधर होगा, तो तुम बोलो सर इसे ड्रॉ कर दो। कुछ समझे क्या? और इसको क्या बोल देंगे? मान लो अगर ये साइड ए होता, ये भी ए होता, तो बोल देते A²। अरे मैग्नीट्यूड A² आता ना भाई, और ऊपर की तरफ के लिए क्या ले लेते? +5 है तो क्या लिख देते हैं जे कैप। कुछ समझे क्या? ये वाला सरफेस लिए होते बच्चा तो एरिया, अरे मान लो ये ए है, ये ए है, तो क्या आता? A² आता, पर इस डायरेक्शन के लिए क्या लिख देते हैं? समझ गए क्या? नीचे देखते तो एरिया वेक्टर किधर बनाते हैं? अरे नीचे बना दो सर, और A² यहाँ क्या लिख देते? माइनस जे कैप। कुछ समझे क्या? फ्रंट वाले के लिए देख रहे होते तो अरे A² प्लस के कैप। समझ गए कि नहीं? हमारे पर डिपेंड करेगा रिवेक्टर की। बस दिमाग क्या रखना है? सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है क्या? चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है जरा देखना। पढ़ाए ये सब, आता है तुमको? देखो देखो, number of electric field lines crossing an area representing a electric flux through area। अरे कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उन गिवन सरफेस एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक। अब देखो, जब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को कितना क्रॉस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल। समझ पा रहे हो क्या? बड़ी चीज। अगर मैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो जाएगा। समझ गए क्या? फ्लक्स मतलब तुम समझ लो सर कितना वो फील्ड लाइन उस गिवन सरफेस को क्रॉस कर रहा है। अब वो जौन सा फील्ड होगा उसके हिसाब से लिख देंगे। इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे लिख। तो यहाँ पे थोड़ा, हाँ यहाँ पे देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप लोग, सिंपल सी भाषा में समझना। जैसे मान लो बच्चा, अगर ऐसे करके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, ठीक है क्या? और ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स है, ठीक है? अब अगर मान लो इसके सामने में अगर मैं कोई एरिया ऐसे रख दूं, मान लो लाइक किसी चीज को ऐसे रख दूं, और दूसरा वाला जो है उसको ऐसे रख दूं, ठीक है क्या? एक ये है फर्स्ट, और ये है मान लो सेकंड, ठीक है क्या? फ्लक्स को पहले देख लो, रिप्रेजेंट ऐसे फाई से करते हैं, ठीक है? और फाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं E डॉट ds, ठीक है क्या? E डॉट ds या फिर E डॉट ds कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ठीक? और वैसे भी मुझे समझ में आता है कि सर यही क्यों लिखा हुआ। आप ऐसे भी सोचो, किसी सरफेस को अगर ऐसे रख दिया जाए, तो क्या कोई भी फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेगी इस सरफेस को? अरे ऐसे निकल जाएगा ना यार। अरे फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, सरफेस ऐसे रख दिए हैं, तो ये इसको इसको कहां से क्रॉस कर, मुड़ के थोड़ी क्रॉस करेगी, सीधा सीधा निकल जाएगा ना यार। तो इस केस में तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या कि सर फ्लक्स होगा वो 0 होगा? कंफर्म है?
और फॉर्मूला से जरा चेक करें तो अगर मैं तुमसे कहता कि यार इस सरफेस पे जरा एरिया वेक्टर बना के दिखाओ तो तुम कहते सर एरिया वेक्टर बनाना है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, कुछ समझे क्या? तो इसको लिख दिया मैंने, मान लो डीएस। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा, दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। और यहाँ लाके रखो तो cos 90 कितना होगा बच्चा, 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा इस केस में, 0। समझ गए? बहुत छोटी छोटी बात है। अब ये सरफेस देखो ऐसे रखा हुआ है, तो अगर तुम इस सरफेस को देखो तो ये जितने भी फील्ड लाइंस आ रहे क्या सब के सब इसको क्रॉस करेंगे ना, बढ़िया मजे मजे में, कुछ समझे क्या? है ना? अगर मैं कहता कि इस सरफेस पे बच्चा जरा एरिया वेक्टर बनाओ तो तुम कहते सर ऐसे बना दो परपेंडिकुलर, कुछ समझे क्या? तो डीएस भी किस तरफ है, अरे इसी तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, इसी तरफ है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, कुछ समझे क्या? तो ई डॉट डी एस कॉस 0, तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है क्या? तो हम जनरली फॉर्मूला क्या याद रखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और दोनों के बीच में एंगल कितना है सर वो देख लो, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, तो उस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है क्या? आगे देखो, यहाँ वही सारी चीज दिख रहा है क्या, ये रहा ई, ये रहा डी ए, दोनों के बीच में अगर एंगल दिया हुआ है थीटा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको, ई डॉट डी एफ, यहाँ डी ए था ना, डी ए कॉस थीटा। ठीक है क्या? आसान। फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री एरिया डीए इज इक्वल टू ई डॉट, अब देखो यहाँ किसी एलिमेंट्री एरिया से ले, अरे किसी छोटे से पार्ट से लेंगे तो छोटा सा फ्लक्स आएगा, तो समझ गए क्या? तो ई डॉट डीए करके, और टोटल फ्लक्स थ्रू अ गिवन सरफेस, अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो उस केस में इंटीग्रेशन लगा दिया, अरे ऐड ही तो कर रहे हैं सारे के सारे को। ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी बॉडी की वजह से आ जाए। आते सवाल करते तो क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे मान लो मुझे फ्लक्स निकालना था, है ना, और ये एंगल कितना दिया, 45 दिया हुआ है, तो एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, ध्यान से रे, इधर होगा डीए। अब देखो अपना अपना तरीका हो सकता है समझने का, यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, तो ई और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो इस केस में फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, कुछ समझ में आ रहा है क्या, cos 45। बहुत टफ हो गया, टफ है, अरे हो जाएगा ना यार। और ये तुम्हें एरिया समझ, मान लो अगर रेडियस अगर इसका आर दिया होता तो क्या लिख देते, ई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/√2। टफ तो नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, अच्छा, हाँ जी, कर पाओगे? फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, है ना? अब जैसे मान लो मुझे इस सरफेस के लिए क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना यार। तो अब फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है ना, या डीएस लिख लो, ई डॉट डीएस। ई दिया हुआ क्या अपन को, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। क्या अभी थोड़ी देर पहले सेम के लिए डीएस निकाला था हम लोगों ने? नहीं, अरे इधर आया था क्या, कितना आया था देखो तो, कितना आया था, 15i कैप माइनस 20k कैप, तो यहाँ लिख दो 15i कैप माइनस 20k कैप। कुछ समझे क्या? क्या मैं डॉट प्रोडक्ट निकलना आता है क्या? नहीं आएगा। अरे आई का किसके साथ करेंगे, आई के साथ, और के का किसके साथ करेंगे, और जे वाला तो जीरो हो जाएगा, जीरो का टर्म ही नहीं है। कुछ समझ गया, आसान है ना? चल चल जल्दी जल्दी बोलो। Consider a hypothetical sphere in a space where a uniform electric field is present as shown in a figure. Which of the statements are correct? Total flux through the sphere is 0. बात सही है गलत है? सोच के बोलो। मुझे नहीं पता, मैं तो पूछ रहा हूँ बस। नहीं समझ पाए? अरे भैया, इधर वाला से अगर तुम देखत रहे तो एरिया वेक्टर इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तुम यही वाला पार्ट देख लो ना अंदर में। तो ऐसा अगर देखते तो इस वाले लेफ्ट वाले साइड के लिए क्या बोलते हैं कि सर एरिया वेक्टर अगर इधर कहीं बनाओगे तो इस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो जो फ्लक्स आता वो कैसा आता, नेगेटिव में आता। और इस तरफ वाले के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रहा है,
एरिया वेक्टर इधर ही है तो प्लस, तो दोनों को जोड़ोगे टोटल फ्लक्स मतलब टोटल निकालना पड़ेगा ना यार, तो जीरो हो जाए, कुछ समझे क्या? सेकेंड पार्ट पढ़ो, फ्लक्स थ्रू अ राइट हेमिस्फीयर इज जीरो। नहीं होगा ना, राइट वाले में पॉजिटिव होगा, और इस वाले में राइट पॉजिटिव, ठीक है, फ्लक्स थ्रू अ राइट हेमिस्फीयर इज, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, पिछले वाले और इस वाले में फर्क है भैया। ऐसे है, देखो जितना घुस रहा था उतना ही निकल जा रहा, तो जितना घुसा उसको प्लस ले लिया, नेगेटिव लिया, और जितना बाहर निकला उसको प्लस लिया, तो इधर का माइनस इधर प्लस, तो जीरो बन गया। कुछ समझ पा रहे हो क्या? इसका बोलो जरा, इसमें क्या होगा? सोच के बताओ। इस बार समझ पा रहे हो क्या चल रहा होगा? चार्ज दिया है ये ऐसे ऐसे। हाँ जी, अब बताइए, पहला सही है गलत है? क्यों? अरे जो घुसेगा वो तो निकलेगा ही ना, तो घुसते टाइम प्लस बोलोगे तो निकल, सॉरी घुसते टाइम माइनस बोलोगे तो निकलते टाइम क्या बोलोगे? तो नहीं दिक्कत हो गया क्या? अरे अगर घुस के निकल, अरे घुसते टाइम प्लस, घुसते टाइम माइनस लिया, तो निकलते टाइम क्या ले रहे होंगे? प्लस ले रहे होगे ना भाई साहब, समझ गए क्या? टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज नॉन जीरो, सही है गलत है? क्यों? जीरो होगा ना? फ्लक्स थ्रू द राइट हेमिस्फीयर इज पॉजिटिव। सही है ना बे? फ्लक्स थ्रू अ राइट हेमिस्फीयर, डी वाला गलत है। हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलते हैं, सब तो आसान आसान क्वेश्चन। क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया है ना? अरे निकाल रहे थे ना रे, ए लाइंग इन अ एक्स वाई प्लेन, कौन से प्लेन में रख दिया है? एक्स वाई प्लेन, और कैसे दिया हुआ है? E इज इक्वल टू इतना दे दिया है, ठीक है क्या? ओके, आपको समझ में आ रहा है सवाल क्या बोला है? आपको फ्लक्स निकालना है, और जो एरिया है, जो 100 मीटर स्क्वायर का जो आपको एरिया दिख रहा है, वो कहाँ पे रखा हुआ है? एक्स वाई प्लेन में। देखो जरा, एक्स वाई और ये बच्चा जेड, और जो एरिया है उसको किस प्लेन में रख दिया है? एक्स वाई प्लेन में रख। तो अब फ्लक्स कैसे निकलेगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेंगे वही वाला ना, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा है जो एक्स वाई प्लेन को क्रॉस कर रहा है? जो नेगेटिव के एक्सिस में जा रहा होगा वही ना इस सरफेस को क्रॉस कर पाएगा बेवकूफो। प्लेन एक्स वाई पे पड़ा हुआ है, तो फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सेस, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बताओ कौन सा वाला कौन सा वाला कंपोनेंट इस एक्स वाई प्लेन को क्रॉस करेगा? जेड वाला ही ना बेटा। ये वन आई कैप का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, क्या वो इस सरफेस को क्रॉस करेगा? तो फ्लक्स कैसे मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा वाई वाला ऐसे जा रहा है, तो क्या इस सरफेस को क्रॉस करेगा क्या? और ये कौन सा है? ये के प्लस थ्री के ऐसे बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या इस सरफेस को क्रॉस करेगा? करेगा ना यार। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डीएस करते हो ना भाई साहब? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला लोगे? अरे रूट 3 वाला ही आएगा ना सिर्फ, तो सिंपली लिख देंगे क्या? 100 √3, कुछ समझे क्या? अरे ई डॉट डीएस। हाँ जी, बोलो इसका आंसर। समझ पा रहे हो क्या ये डायग्राम? ये एल लेंथ मान लो, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है क्या? और आप प्लेन को देखो तो किस पे है? वाई और जेड पे रखा हुआ है ये इस प्लेन को, और इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन किस में चल रहा है? एक्स में चल रहा है। तो क्या फ्लक्स निकाल सकते हैं हम लोग आराम से? क्या हो जाएगा बोलो? फ्लक्स इज इक्वल टू सर ई डॉट डीएस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म कितना किस किस वाले में? ई नॉट आई कैप, ये करेगा ना बच्चे इसको क्रॉस, कुछ समझ पा रहे हो क्या? अरे यार, अगर ये वाई जेड प्लेन पे है तो एक्स वाला ही तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो उसको क्रॉस करेगा ही ना। तो क्या लिख दे? ई नॉट और एरिया की जगह एल स्क्वायर लिख दो क्या?
समझ गए क्या आ गया फ्लक्स? अच्छा, ये देखो दिख रहा है डायग्राम, कर रहा है ना? अच्छा, इसको जरा देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट वाई बाई ए। ये मतलब समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? E इज इक्वल टू ई नॉट वाई बाई ए आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ है, चेक लो, चेक कर लो, ऐसी नहीं वेरिएबल बोल देना है। डायग्राम इसमें कुछ दिया देखो, हाँ ठीक है। बोलो बोलो, कैसे करेंगे? देखेगा तब तो अच्छी कैसे बन जाएगा। वेरिएबल है कि नहीं है, कैसे पता चल रहा है? अरे, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस में, एक्स एक्सिस में है, पर आप ध्यान से देखो तो वाई की तरफ आगे बढ़ोगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही, दिख रहा है क्या? वाई वाई, अरे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, ये वाई दिख रहा है क्या? यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग हो, यहाँ पे अलग, सब जगह अलग अलग होगा। तो अब क्या करें? फॉर्मूला तो वही चलेगा, लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स। ई डॉट डी एस होगा कि ई डॉट डी ए होगा? चलो मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। तो देखो, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे बच्चा, देखो कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से मान लो वाई डिस्टेंस पे गए, वाई डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट्री पार्ट काटा, जिसका विड्थ बोल दिया हमने कितना है, डी वाई, है कि नहीं है? पक्का। और इसका लेंथ मान लो दिया हुआ था, ये एल था मान लो, है ना? तो ये एल लिख सकते हैं, ऐसा क्या? एल लिख सकते हैं ना? तो इसका जो छोटा सा एरिया होगा डी ए। बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स इस छोटे से एरिया का निकालेंगे, फिर जीरो से लेकर ये कहाँ तक एल है ना, तो जीरो से लेकर एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सरफेस के लिए निकल जाएगा। समझ गए क्या? तो यहाँ पे देखो जरा, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर ये एरिया होगा एल इंटू डी वाई। कुछ समझे क्या? तो फ्लक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्लक्स इज इक्वल टू, अब बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, ई नॉट वाई बाई ए। अच्छा, ए इसको लेना चाहिए था मुझे लग रहा है, मैंने एल ले लिया है। अच्छा चलो ना, बाई बाई ए ठीक है। अच्छा चलो ए ही ले लेते हैं, है ना? इसको ए ले लेते हैं, एल इंटू, एक मिनट, नहीं एरिया नहीं बच्चा, वो साइड का दिया हुआ है। ठीक है ना, कहा हमें तो सीखने से मतलब है। तो इसको क्या लिख सकते थे हम लोग, डी वाई इंटू ए, ठीक है क्या? तो यहाँ क्या आ जाता है, ई नॉट वाई इंटू ए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, और डी ए की जगह क्या लिख देंगे बोलो, डी वाई इंटू ए। कुछ समझे क्या? पक्का? अच्छा, और ये लेंथ एल दिया है, ठीक है। तो ये तो छोटा सा फ्लक्स डी फाई आया। अब टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। समझ आ रहा है क्या? अब ऐसे ऐसे एरिया चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से एल तक, तो यहाँ क्या लिख दोगे, जीरो से, कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो इंटीग्रेशन और डी फाई की जगह क्या लिख दिया बच्चा, ई नॉट वाई बाई ए डी वाई इंटू ए। कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो ध्यान से देखो, तो ये ए से कैंसिल हो गया क्या? तो और यहाँ क्या, जीरो से एल, तो ई नॉट को बाहर कर दो, और तो कुछ है नहीं मेरे ख्याल से, तो अंदर बच क्या गया, वाई डॉट डी वाई जीरो से एल। कुछ समझे क्या? वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, और यहाँ क्या लगा दिया, जीरो से एल, एक बार एल स्क्वायर रख दिया। समझ गए कि नहीं? ठीक है, देख लेना, डाटा कुछ भी हो सकता है। यूनिफॉर्म फील्ड एंड प्रोजेक्शन एरिया, इसको जरा ध्यान से देखना, यूनिफॉर्म फील्ड एंड प्रोजेक्शन एरिया, सॉरी सॉरी, फ्लक्स इज इक्वल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्शन एरिया। इसका क्या तात्पर्य है? अभी तक हमें फ्लक्स का आइडिया थोड़ा हो गया है ना? एलिमेंट्री पार्ट वेरिएबल आ रहा है तो एलिमेंट्री पार्ट लेके सॉल्व कर देंगे, नहीं तो सीधा ई डॉट डी ए करके चिपते चलो, ठीक है क्या? ये सब जो सवाल है बच्चा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि कैसे करते हैं, ये प्रोजेक्शन की तरह है। जैसे अगर मान लो मैं कहूं कि, या यही फोटो को देखो आप,
यहां से मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है क्या, या समझो ऐसे लाइट जल रहा है और सामने ऐसे एक खोखला सा मैंने एक हेमिस्फेयर को लाके रख दिया है, तो इसका शेडो कैसा बनेगा बोलो। शेडो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा क्या? पागल हो गया। अरे ऐसे गोला रख के इधर से टॉर्च मारोगे तो पीछे एक गोला ही दिखाई देगा ना यार, सिर्फ कुछ और दिखाई देगा, गोला दिखाई देगा ना। तो सिंपली क्या कर दो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया करो, ई इंटू, और ये प्रोजेक्शन एरिया, तो इसका प्रोजेक्शन एरिया मान लो बच्चे इसका रेडियस अगर आर है, तो यहाँ पे जो शेडो तुमको दिखाई देगा वो आर रेडियस का दिखाई देगा ना सर्कल, तो यहाँ क्या चेप दो, पाई आर स्क्वायर, समझ गए क्या? ठीक है, यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ये देखो कोन टाइप का है, कुछ समझ पा रहे हो क्या? कोन को ऐसे हॉलो कोन टाइप का ऐसे कटा हुआ है, तो तुम अगर यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन जब देखोगे, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो कैसा दिखाई देगा शक्ल? ट्रायंगल टाइप का दिखाई देगा? नहीं देगा। तो मान लो ये इसका हाइट जो है, लेटेस्ट टेक इसका हाइट h दिया हुआ है और ये रेडियस r दिया हुआ है, तो इस केस में फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E दिया हुआ है तो E इंटू हाफ इंटू बेस की जगह 2r लिख दूं क्या? अरे यार, और यार तो 2r इंटू हाइट की जगह h लिख दिया, कुछ समझ गए क्या? ऐसे फ्लक्स निकाल सकते हैं। ये मान लो इसका रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है क्या, और इसका हाइट मान लो h दिया हुआ है तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे सिलेंडर को ऐसे बीच से काट दिया है, कुछ समझ पा रहे हो क्या? सिलेंडर ऐसे था और इसको ऐसे कट करके सामने ऐसे रख दिया, ठीक है क्या। अब इसका जो शेडो बनेगा वो ट्रायंगल टाइप का बनेगा, इमेजिन कर पा रहे हो ना, कि सॉरी रेक्टेंगल टाइप का बनेगा ना, अरे बीच वाला थोड़ी दिखाई देगा। तो इस केस में फ्लक्स के लिए क्या लिख देंगे बोलो, ई इंटू, ध्यान रखना लेकिन बच्चा, ये ई कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो सीधा पकड़ के लिख दिया। देखो अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा सर फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, समझ गया ना। चलो, तो ई और यहाँ क्या आ जाएगा, मान लो लेंथ इसका कितना था 2r और ये एक हाइट कितना दिया हुआ था h, समझ गए क्या? हाँ जी पढ़ो। A uniform electric field E is equal to E naught I cap is present in a space. Determine the flux. अब देखो इसको देख के क्या फीलिंग आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है सर? आई कैप किधर, इधर है ना, सिर्फ इधर वाले में है रे, सिर्फ इधर वाले में, ध्यान देना। तो क्या क्या पूछा है जरा देखो तो, डिटरमाइन द फ्लक्स क्रॉसिंग द फेस एबीसी। अब जरा एबीसी को ढूंढो तो कहाँ है, ए बी सी, कितना हो जाएगा बोलो फ्लक्स, क्यों? अरे सर इस प्लेन पे है, सीख गए क्या रे? अरे साला गजब। हाँ इसका बोलो, डी एफ दिख रहा है क्या कहीं, कहाँ है? हमको नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है, डी ई एफ, ये भी नहीं होगा ना, इस तरफ है, कुछ समझ गए क्या, जीरो कर पाओगे क्या? ए बी सी भी जीरो और ये भी, दूसरा क्या है, ए बी ई डी दिख रहा है क्या, ए बी ई डी जीरो, कर दो ना। चलो उसके बाद क्या है, ए डी एफ सी, ए ए कहाँ गया रे, हाँ ए डी एफ सी, पूरे पे जाएगा ना। तो इसका लेंथ वन दिया है क्या, ये एल एल, तो क्या लिख देंगे बोलो, अरे एल स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया हुआ था ई नॉट, कुछ समझे क्या? नहीं, अरे ई डॉट, उसके बाद कौन सा है, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, समझ पा रहे हो क्या? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और ये टेढ़ा रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो अभी तो हमने शैडो वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया है ना, यहाँ शेप बनेगा ना, नहीं बनेगा रे, किस टाइप का बनेगा, रेक्टेंगल टाइप का ऐसे बनेगा, इसका ऐसे ही दिखाई देगा ना, इतना लंबा नहीं दिखाई देगा, इसका हाइट कम हो, तो कैसे करे बताओ? क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, ये नहीं समझे, अरे यहां से लेकर यहाँ ये वाला पार्ट पूरा ऐसे ढक दे रहा है ना, तो अपन को तो केवल यही दिखाई देगा, कुछ समझे? चलो इसका बोलो, कांस्टेंट द फ्लक्स थ्रू द शेडेड, शेडेड पार्ट समझ पा रहे हो आप लोग, ये वाला, हम्म, एक मिनट, ये बनाया कैसे इसको, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा इस पे जा रहा है ऐसे, ठीक है क्या, हाँ ये एक्स कैप लिखा हुआ, डर मत जाना इससे, एक वेरिएबल नहीं है, कैप लगा दिया ना बच्चा, वो डायरेक्शन बता रहा है कि भैया एक्स एक्सिस में जा रहा है, ठीक है। वेयर ई नॉट इज कांस्टेंट द फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया, अच्छा, ये नहीं नहीं नहीं, ये पूरा है, ये ऐसे ही रखा हुआ है,
से, थोड़ा इमेजिन करोगे तो आ जाएगा। ये ऐसे रखा हुआ बच्चा, समझ गए क्या? ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे जा रहा है? इसी पे जा रहा है, ऐसे, समझे क्या? तो मुझे तो कौन सा वाला, अब मुझे प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता, मुझे पता नहीं ये वाला एरिया लिख देंगे तो आंसर बन जाएगा। तो ये वाला एरिया कैसे लिख पाओगे? तो इसका कोऑर्डिनेट देखो दिया हुआ है बच्चा, सामने की तरफ दिख रहा है क्या? ए, अरे एक्स एक्सिस पे ए सामने की तरफ है, ये कोऑर्डिनेट ए है कि नहीं? है ना, एक सामने। और वाई भी कितना है यहाँ पे, सॉरी जेड भी कितना है, ऊपर वाला भी कितना है, ए है। मतलब ये वाला हाइट कितना हो गया, ए हो गया। और जरा इस तरफ आके देखो, ऐसे टेढ़ा रखा हो, ये वाला भी कितना है, ए है कि नहीं है? तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है क्या कि सर ये ना ये वाला जो एक सेकेंड, यहाँ पे एक्स दिया था ये, ठीक है, ये पॉइंट अगर ए है और यहाँ जीरो, तो ये वाला हाइट के, अच्छा सॉरी ये सामने का ही है ना, ऊपर वाला कौन सा है, जेड, हाँ ठीक है। जेड वाला कितना दिया हुआ है बच्चा, इसका दिया है ना, देखो ये एक्स एक्सिस सामने, समझ गए क्या? वाई एक्सिस जीरो, और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ, मतलब ये वाला हाइट कितना हो गया, ए हो गया। कुछ समझ पा रहे हो क्या? उसके बाद इस तरफ आओ, इस तरफ आओ, ये कितना ए है ना, दिख रहा है क्या? तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे एक ऐसे जो बनेगा वो स्क्वायर शेप का बनेगा, है ना? तो सीधा लिख दूं क्या, ए स्क्वायर ई नॉट आंसर? नहीं समझे रहा, थोड़ा इमेजिनेशन है बस। मेरे को दिखा ना प्रोजेक्शन, इसीलिए तो पढ़े ताकि ऐसे सवाल बना पाए हम। ये बताओ, आपको फ्लक्स सिर्फ इस वाले सरफेस के लिए बताना है, इसके लिए सोच के बताना। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखो तुम ही लोग वो हो जो लोग टेबल गंदा किए हैं। बताइए 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 बताइए। अरे बस इतना बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? देखो है तो वेरिएबल, लेकिन लगेगा कांस्टेंट, पूछो क्यों? बेटा इस वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, तो यहां से लेकर यहां तक जो एक्स होगा वो तो फिक्स होगा ना बे। अरे भाई ये एक्स तो फिक्स ही है ना, ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे ए प्लस बी रे, तरीके नहीं समझे, क्योंकि इसी सरफेस का पूछा है ना यार, तो ये तो फिक्स डिस्टेंस पे ही है ना, कुछ समझे क्या? तो बुद्धि नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे आंसर बोलो? इस सरफेस का पूछा था, ई कितना हो जाएगा बोलो, एक्स की जगह क्या लिख दू, ए प्लस बी, कुछ समझे क्या? ई नॉट, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना भाई। और ये वाला एरिया कितना है, ये ए है ये है, तो समझ गए क्या? जबकि शुरुआत में क्या लगा था, अरे एक्स से लगा ना वेरिएबल होगा, बट जब देखे तब तो पता चला, तो थोड़ा सा सजग रहना। वाई वाले में ऐसा नहीं हुआ था कि वाई फिक्स रहे। देखो देखो देखो, कंफ्यूज ना हो, इससे पहले एक हमने सवाल करा था इधर की तरफ, ये वाला, सर इसमें ऐसा क्यों नहीं किए थे? अरे इसमें देखो ना, हर वाई पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, देख रहे हो क्या? दिख रहा है ना? अरे यहाँ पे देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, ये E1 है, क्योंकि ये मान लो कितने डिस्टेंस पर है, Y1 पे। फिर आगे जाते तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होता, कितने डिस्टेंस पर, मान लो किसी Y2 डिस्टेंस पे। कुछ समझ पा रहे हो क्या? तो सबका अलग अलग निकल रहा था ना, इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा। और यहाँ पे अगर चेक करें तो, यहाँ पे देखो तो, ये वाला पॉइंट लेते तो ये भी कितनी दूरी पर है, एक्स पे ही है। यहाँ वाला पॉइंट लेते तो ये भी कितनी दूरी पर है, एक्स पे। ये वाला लेते तो भी ये कितनी दूरी पर है, एक्स। ये वाला भी देखते तो कितनी दूरी पर है, सब एक्स ही पे था ना यार, समझ के क्या? थोड़ा आंख खुला रखना। हाँ। वैसे तो इसका लंबा सा डेरिवेशन जाता है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है क्या? हाँ मतलब ना, इसमें अब जैसे फ्लक्स निकालना है ना, इसकी वजह से यहाँ पे कोई क्यू चार्ज को रख दिया, ठीक है बच्चा? तो अब ये मान लो किसी थीटा एंगल पे ये एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है क्या, ये रेडियस आर है। अब तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि सर हर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा ही रहा है ना बच्चा। अब जहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सब देखो ना, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, दिख रहा है क्या? डिस अलग, अरे सब एरिया अलग अलग जगह पे है ना, जैसे मान लो एक डिस्क लिया, एक और लिया, एक और लिया, तो सबका अलग अलग है कि नहीं है? देखो, फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर रहे हो, ई डॉट डी एस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस को क्रॉस करता है वही वाला ही लिखना है ना।
अब देखो ना इस डिस्क का ये वाला पॉइंट, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये E2 है, अरे सबका अलग अलग दूरी है ना यार, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब E होगा कि E1 E2 E3 होगा, अलग अलग होगा, होगा ना अलग अलग है यार, कुछ समझ गए क्या? तो अब यहाँ पे तो वैसे नहीं कर सकते ना कि फ्लक्स इज इक्वल टू सर ई, और ये एरिया रेडियस आर है तो कर दिया पाई आर स्क्वायर, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, कुछ समझे क्या? क्यों? सर ई जो है यहाँ पे कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है, तो ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ठीक है क्या? तो अब इसके लिए, अब जब वेरिएबल है तो सर क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा जब वेरिएबल हो तो हमारे पास तो एक ही तरीका बचता है, इंटीग्रेशन वाला बचता है, क्यों भाई? तो इंटीग्रेशन वाले में फिर से भाई घिसा पीटा काम करते, क्या करते? मैं कहता कि यार एक काम करो, यहां से किसी आर डिस्टेंस पर जाके एक डिस्क ले लो, कितने का, डीआर का, कुछ समझ रहे हो? नहीं। अब इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके क्रॉस कर रहा होता ना बच्चा, कुछ समझ रहे हो क्या? तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं ना हम लोग, तो वहां पे ये थीटा एंगल भी वेरिएबल आ जाता, कुछ समझ पा रहे हो क्या? अरे सब अलग अलग एंगल पे जाता ना ऐसे ऐसे करके, और ये जो यहाँ पे रेडियस होता है ये भी वेरिएबल होता, मतलब यहाँ पे एक थीटा भी वेरिएबल होता और एक आर भी वेरिएबल होता, तो लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करके सॉल्व होता है, ठीक है? हम तो फिर नहीं मेहनत करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, चलो वहां पे बताओ, प्लेट वाले में क्या सिखाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सॉरी, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलवाए थे ना हमारा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, याद आया क्या? अरे डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलवाए थे ना यार, तो यहाँ देखो ये वो चीज नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ फ्लक्स निकाल रहे हैं, बट फॉर्मूला वैसा है, वहां सिग्मा होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो क्यू चार्ज को बाहर रखे, कुछ समझ रहे हो क्या? तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ समझ गए क्या? हम ये याद करके काम चला लेंगे ना, नहीं समझे? अरे ये वाला तो हमने सर वहां पे हमने पढ़ा ही है, डिस्क के लिए पढ़ा था ना, डेरिवेशन किया था ना, किया तो था यार, डिस्क के लिए किया था ना, तो डिस्क वाले में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं, बट कोइंसिडेंटली फॉर्मूला थोड़ा मिलता जुलता है, तो हमारा काम बन, सर वहां सिग्मा याद कर रहे थे, यहाँ क्या याद कर रहे हैं? क्यू 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 क्यू, हाँ क्यू क्या, अरे वहां पढ़ा था ना, सिग्मा अपॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, भाई क्या यहाँ पे क्या रख देना है, क्यू अपॉन 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा को बच्चा लिख सकते हैं, ये मान लो आर है, और ये वाला बोलो कैपिटल आर है, अरे ये एक्स है ये कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x² + r², कुछ समझे क्या? तो ये cos थीटा को जरूरत पड़ने पर रिप्लेस कर देंगे ना, x/√x² + r², तो टकराएगा नहीं, अगर टकरा गया तो हैंडल हो जाएगा मेरे ख्याल से, है ना? थीटा ना दिया होगा तो ये वाला लेंथ और रेडियस पक्का दिया होगा, तो वहां से छेप देना, कुछ समझे क्या? अरे समझे कि नहीं, निकालना था ना, इधर वाला भी कर देंगे फॉर्मूला, क्या क्यू अपॉन, थीटा नहीं दिया हुआ है तो ये और ये दिया हुआ है, गॉस लॉ, पढ़ो जरा इसको क्या लिखा हुआ है, पढ़ लिए? बहुत पढ़ लिया तुम लोग, देखो इधर, ज्यादा नहीं पढ़ो, तो कुछ मेहनत नहीं, सिंपली क्या याद रखो, किसी क्लोज सरफेस में, ठीक है, कि अगर मान लो अंदर चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, ठीक है, तो जो नेट फ्लक्स निकलेगा ना, नेट फ्लक्स, फ्लक्स तो सरफेस पे ही देखोगे ना, तो ये जो नेट फ्लक्स निकलता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, जो भी चार्ज इस सरफेस के अंदर रहेगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है क्या? और ये ध्यान रखना, it works only in a inverse square rule of a electric field of a point charge, और ये गॉस लॉ बेटा इसीलिए वैलिड हो पाता है क्योंकि यहाँ पर 1/r, अरे चलता है ना KQ/r² करके, r² आता है, इसीलिए गॉस लॉ वैलिड है, वरना नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया कोई एक फॉर्मूला लिखा, जैसे ये ना, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्लक्स भी हो सकता है, क्योंकि उसमें फॉर्मूला क्या आता है, F = G m1 m2/r², ग्रेविटेशनल फील्ड में याद आ रहा है GM/r² होता था, तो जहां पे ये r² वाला रहेगा ना, वहां के लिए फ्लक्स गॉस डिफाइंड रहता है, जहां पे इनवर्स स्क्वायर, जहां पर भी ये इनवर्स स्क्वायर रूल लॉ रहेगा वहां पे, तभी तो इसको लॉ बनाया है, ठीक है क्या?
अगर इनवर्स को स्क्वायर लॉ रहेगा तो वहां पे गॉस वैलिड रहता है, अगर नहीं रहेगा तो वैलिड नहीं। अगर ये ना होता तो गॉस भी वैलिड नहीं हो पाता। ठीक है, अब इस पे हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, बट आप इतना दिमाग में रखना, सवाल बनते होते हैं, है ना। कई बार आपसे पूछ दिया कि भैया फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा हुआ और लिख दिया है कि 1/r का क्यूब, आपसे बोलेगा यहाँ पे गॉस वाला थ्योरम लगा सकते हैं, तो बोलना नहीं नहीं लगा सकते हैं। गॉस तभी लगाएंगे जब आर स्क्वायर रहेगा, वरना नहीं लगाएंगे। ठीक है क्या, इतना थोड़ा दिमाग में रखे रहना। तो तुम्हें अभी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या याद है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एक हमने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या याद कर रखा अभी थोड़ी देर पहले, ई डॉट डीएस, याद आ रहा है क्या? ठीक है क्या, ये वाली बात देखो, ये जो गॉस लॉ है ना, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, हम ऐसे कह रहे हैं कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा, तो उस सरफेस के थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें कहां से निकाल पा रहे हैं हम लोग, गॉस लॉ से निकाल पा रहे, ठीक है क्या। पर अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अब चार्ज रखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर बनता है। तो कहते हैं यहाँ फील्ड के फॉर्मूले में जो आर स्क्वायर आ रहा है ना, अगर ये आर स्क्वायर ना होता तो गॉस लॉ वैलिड नहीं रहेगा। समझ गए क्या? इसी तरह ग्रेविटेशन वाले में जीएम बाई आर स्क्वायर आएगा, तो ये आर स्क्वायर आ रहा है, इसलिए गॉस लॉ वहां पे भी लगा सकते हैं। समझ गए क्या सरस अगर आर स्क्वायर, अगर किसने कहा आर की पावर 4 है, तो बताओ गॉस लगेगा क्या इस फील्ड के लिए? देखो फ्लक्स का मतलब क्या है, फील्ड लाइन जो सरफेस को पास कर, उसी को तो फ्लक्स कह रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते रहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते रहेंगे, ग्रेविटेशनल फ्लक्स बोलते रहे, उससे नहीं फर्क पड़ा। फ्लक्स का तो मतलब वही कि सर क्रॉस कर रहा है, दैट इज फ्लक्स है। अब जो क्रॉस करेगा वही वाला फील्ड की बात करेंगे। अब हम कह रहे हैं कि किसी सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, किसी क्लोज लूप के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, तो गॉस ने कैसे डिफाइन करा, जितना चार्ज अंदर होगा उसका 1/ε0 टाइम्स कर दो। हम प्रूविंग पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, 12वीं में प्रूविंग आता है, करते हैं, अभी नहीं। तो हम कह रहे हैं इतना ही कि बच्चा यहाँ पे फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो आप लोग, और ई के एक्सप्रेशन में क्या आता है, 1/r स्क्वायर आता है। अगर आर स्क्वायर ना होता तो गॉस वाली चीजें वैलिड नहीं रहती, हम उस पर नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, बट आप इतना दिमाग में जरूर रखना, आगे होगा सवाल तो देख लेंगे। जरा देखो बेटा ट्रू फॉल्स को, और जल्दी जल्दी सोच के बताओ। पहला पॉइंट लिखा है, देखो हमारे पास, देखो अब तुम ना ऐसे करके दिमाग में बिठा लो, सर फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, कुछ समझ पा रहे हो क्या, या फिर ई डॉट डीएस। अब ये डिपेंड करेगा कि ये वाला कब यूज करेंगे, जब वेरिएबल वाली कहानी आ जाएगी, और कांस्टेंट वाला होगा तो सीधा ई डॉट डीएस कर देंगे। और ये किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। तो जब क्यू इनसाइड बोलते हैं ना बेटा क्लोज लूप, इसीलिए यहाँ पे ऐसे गोला लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि उस पूरे लूप को इंटीग्रेट करिए, ठीक है, कैसे लगा देते हैं, तुम्हारे दिमाग में ये चीज रहना चाहिए। अब सर गॉस पढ़ किस ले रहे हैं, तो गॉस अपन इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चा, कई सारा ऐसा हमारे पास सिमेट्रिक डायग्राम होते हैं या सिमेट्रिक फिगर होते हैं, जिनका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ गॉस लॉ, ठीक है क्या। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें ट्रू फॉल्स वाली, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहला बोलता है कि अगर नेट फ्लक्स जीरो होगा तो इसका मतलब ये होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस ई जीरो होगा पूरे सरफेस पे। नहीं समझे तुम लोग क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक क्लोज लूप है, ठीक है क्या, ऐसा, सिर्फ इतना बोला है। अभी कह रहा है कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना, मान लो एक माइनस क्यू चार्ज डाल दिया और एक प्लस क्यू चार्ज डाल दिया, तो अंदर में चार्ज टोटल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो बोलता है कि अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहे, ये जरूरी है। अब कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि सर अगर फ्लक्स जीरो है, इधर देखो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला सर होता है ई डॉट, अरे होता है ना, तो अगर नेट फ्लक्स अगर सर जीरो आ जाएगा तो यहां से तो पता चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्यों? जैसे मान लो अभी मैं आपसे ऐसे पूछ दूं कि मान लो बच्चा अगर ये कोई क्लोज लूप है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे गई, है कि नहीं, और गई और जाके बाहर निकल गई, ठीक है क्या। तो अभी तुमसे अगर मैं पूछूं कि बताओ नेट फ्लक्स अंदर में कितना है, अरे इधर वाले के लिए प्लस में बोला, माइनस में बोला, तो इधर वाले किस में बोलोगे, माइनस में बोल, या फिर जितने फील्ड लाइंस घुसे उतने बाहर निकल गए, तो नेट फ्लक्स तो जीरो आ जाएगा। नहीं समझे, एक का प्लस और एक का माइनस, पर इसका ये मतलब थोड़ी था कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लॉजिक नहीं समझे बेटा, अभी हमने किया ना, क्रॉस अगर कर दिया तो नेट फ्लक्स तो जीरो हुआ, बट इसका ये मतलब थोड़ी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, क्रॉस कर गया, समझ गए क्या। चलो अब लेकिन दूसरा पढ़ो, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ठीक है क्या। ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर में, है ना, ऑन द सरफेस, इसका मतलब नेट फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा बच्चा, तो फ्लक्स की बात ही कहां से होगी, ठीक है क्या। चलो
तीसरा पॉइंट पढ़ो, अगर Q इनसाइड अगर जीरो हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द सरफेस इज, ये बेटा अगर चार्ज ही नहीं अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है क्या? चलो, तो थोड़ी हमने यहाँ भी चर्चा कर ली। हाँ जी बोलो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। Consider the charge configuration and a spherical Gaussian surface as shown in the figure. When क्या लिखा है? Calculating the flux of the electric field over the spherical surface, दिख रहा है क्या? The electric field B due to किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से होगा, Q2 Q1 Q2 किसकी वजह से? क्या पूछा है? The electric field will be due to Q2 only. कहाँ पे पूछा है? देखो हम निकालना क्या चाहते हैं बोलो तो, फ्लक्स। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चा, देखो एक तुम्हें ऐसी बात बोलता हूँ, जैसे मान लो यहाँ Q2 चार्ज पड़ा है, Q1 है, ठीक है। तुमसे अगर मैं ये पूछूं कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो तुम बोलोगे सर ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हो, यार ये भी बना रहा होगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है, अंदर में बैठे ये भी रिस्पॉन्सिबल है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? लेकिन फ्लक्स के जब हम गॉस पढ़ते हैं, लेकिन फ्लक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ये कभी भी सिर्फ कौन होगा? सिर्फ इनसाइड वाले। कुछ समझे क्या? अगर यहीं पे लिखा व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स की जगह लिख देता कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आंसर क्या होता? सर ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता। समझ गए क्या? लेकिन फ्लक्स के लिए करेंगे तो सिर्फ इनसे, यही तो गॉस है, वरना गॉस लॉ ही बनता ही क्यों है, गॉस थ्योरम बनता ही क्यों? तो गॉस थ्योरम तो यही तो बोलता है कि भैया जो आपने लूप लिया है ना, क्लोज लूप, उस लूप के अंदर जो चार्जेस बैठे होंगे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने के लिए। समझ गए क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है क्या? चलो पढ़ो। ये बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। संभाल पा रहे हो? सोच के आंसर देना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग है ना? क्या है कहानी? पता है मतलब क्वेश्चंस ना बड़े प्यारे होते हैं, मतलब मजा आ जाएगा तुमको इस क्वेश्चन में। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। याद करो जब हम लोग एक सब वही है कि कुछ और है बे। इलेक्ट्रिक कैविटी विदिन अ परफेक्ट कंडक्टर। अच्छा ये परफेक्ट conductor, a positive charge is at the center of the cavity. The point A and B are on the cavity of the considered negative near B in the cavity near B in the cavity charge density at A greater than charge density at B. एक मिनट। हाँ बच्चे यहाँ ना थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, याद आ रहा है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर मैंने पढ़ाया था कि मान लो किसी कंडक्टर को अगर तुम बाहर से चार्ज दे दोगे तो क्या होएगा? सरफेस पे पास नहीं, सारे चार्ज कहाँ चले जाएंगे? ऐसा पढ़ाया था है ना? और फिर मैंने आपसे कहा था कि यार जहां पे मतलब चार्ज डेंसिटी वहां पे, जैसे मान लो ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और ये ठीक है क्या, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था वहां पे? सिग्मा अपॉन, नहीं नहीं, सिग्मा बाई आर। सरफेस पे याद आ रहा है क्या? आर था रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो बताया है कि नहीं बताया यार, मुझे लग रहा है बताया है मैंने। पीपीटी चेंज हो गया के? और कल ही पढ़ाए थे हाँ। सिग्मा अपॉन टू, ये दिख रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। कल ही तो पढ़ाए हैं यार, दिख रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इतना ठीक। और जो सिग्मा था वो किसके प्रोपोर्शनल था बच्चा? 1/r²। आर होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब जरा आ जाओ इस पे। कहाँ गया? हाँ, सिग्मा अपॉन, सॉरी गलत लिख देता मैं भी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था बच्चा? r²। पर ये किसके लिए था? कंडक्टर के लिए था, ठीक है क्या? कंडक्टर के लिए। तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। यहां पे जैसे ये A मान लो R1 डिस्टेंस पर है और ये मान लो R2 डिस्टेंस पर, दिख रहा है क्या? R1 और R2, ये भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या? यहां पे तुम चार्ज नहीं दे रहे हो, यहां पे सरफेस पे चार्ज नहीं दे रहे हैं हम लोग। कुछ समझ पा रहे हो क्या? चार्ज नहीं दे रहे हैं। यहां पे जो सारा खेल है, ये देखो कंफ्यूज ना होना है ना। अगर मान लो मैं तुमसे ये सवाल पूछता कि हमने कंडक्टर को दे दिया चार्ज, ऐसे चार्ज दिया, ठीक है क्या, और मैं आपसे कहता कि बताओ
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा होगा? अगर ऐसा सवाल होता तो तुम बोलते मेरे से कि सर यहाँ पे जो सिग्मा होगा ना उसका आर्क देखो बड़ा बनेगा, यहाँ वाला का थोड़ा तीखा बनेगा, दिख रहा है क्या? तो इसका आर्क जो बनेगा सर, इसका जो आर्क आर है और जो इसका आर्क मान लो ये R1 और ये R2 है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर कि जो R1 होगा वो R2 से बड़ा होगा। तो R1 अगर बड़ा है R2 छोटा है, तो सर यहाँ पे जो सिग्मा होगा वो ज्यादा होगा, सिग्मा 2 जो होगा और सिग्मा 1। तो सिग्मा 2 बेटा ज्यादा होगा किससे? सिग्मा 1 वाले से ज्यादा होगा। अगर सिग्मा ज्यादा है तो सर ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E2 वाला ज्यादा होगा किससे? E1 वाले से। ये हमने कंडक्टर में पढ़ा था। बट ऐसा तब होता है जब सरफेस कहाँ पे चले जाए? सरफेस पे। चार्ज कहाँ पे चले जाए? सरफेस पे चला जाए। साथ चार्ज कहाँ चला जाए, तब ये कंडीशन से आंसर दोगे, ठीक है क्या? पर इस सिचुएशन में हमने चार्ज नहीं दिया है सरफेस को। दिया है क्या? देखो तो सवाल में नहीं दिया है ना। चार्ज कहाँ पे रखे हो? सेंटर में रखे हैं। तो यहां पे चार्ज सरफेस को नहीं दिया जा रहा है, यहां पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है। नहीं समझे? चार्ज क्या हो रहा है? इंड्यूस होने का मतलब ऐसा है कि अगर ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है, तो बताओ ये वाला कहां पे ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पे कि यहां पे? ए पे चार्ज ज्यादा इंड्यूस होगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? ज्यादा क्यों? दूरी दूरी कम है तो इंड्यूस ज्यादा कराएगा चार्ज। और जो यहाँ पे चार्ज का फॉर्मेशन होगा वो सरफेस पे थोड़ी जा रहा है। अरे नहीं समझे? सरफेस पे जाता तब तो यहां से आंसर देते इस वाले कॉन्सेप्ट से। समझ पा रहे हो? थोड़ी ऊंची बातें तो नहीं हो रही है। पर इस बार जो चार्ज है कहां पे इकट्ठा हो रहा है? इस जगह। समझ गए क्या? तो कहां पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा? यहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा, यहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा? होगा। तो अब पढ़ो, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए इन द कैविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड नियर बी। क्या सेम होगा क्या? कहां है सर? अलग अलग चार्ज इंड्यूस होगा ना, दूरी कम है। देखो बड़ा प्यारा सवाल नहीं लगा? सरफेस में ये पढ़ते हैं तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, ध्यान रखना। सरफेस पे जब चार्ज रहेगा तो कैसे आंसर देना है? अरे सरफेस पे जब चार्ज होगा तो कैसे आंसर देना है? आर्क से। पर यहाँ तो सरफेस पे है ही नहीं ना यार। ठीक है क्या? तीसरा पढ़ो, चार्ज डेंसिटी एट ए इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी एट बी। ये भी गलत है, ठीक है ना? चल, ये तो पढ़े नहीं हम लोग। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ अ कैविटी इज। हाँ, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंदर में क्यू चार्ज ही है ना, द क्यू अपन। वैसे ये वाला भी सही होता है, पोटेंशियल सेम ही रहता है अंदर में। जब पढ़ेंगे पोटेंशियल वहां पे दिखा दूंगा। हाँ, ये देखो, पढ़ो। हाँ, a point charge q is kept just above the center of a closed। just above में रखा है, मतलब जस्ट above कहने का मतलब तुम ऐसे समझ लो कि ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट बोलो रे, सेंटर पे ही है। अब चक्कर क्या है? डिटरमाइन द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, डॉटेड फ्लैट पार्ट ऑफ द डिस्क, है ना? और दूसरा पूछा है कर्व्ड हेमिस्फीयर पे। कुछ बोल पाओगे क्या? अब यहाँ से गॉस की कहानी शुरू होगी कि गॉस हमारा कैसे। इसको बेटा देखो, गॉस पता है क्यों पढ़ रहे हैं? गॉस पढ़ी इसीलिए रहना है कि बार बार जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस कर रहे हैं, अब ससुरा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कांस्टेंट ना हो तो फंसेंगे ना यार। समझ में आया? जो मैंने इससे पहले कहा था कि मान लो बच्चा यहाँ पे क्यू चार्ज को रख दिए हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रहा था कि सर हर जगह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है यूनिफॉर्म नहीं होगा। इससे जो टकरा रहा है और जो यहाँ पे आके टकरा है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा ना यार। दूरी डिस्टेंस अलग है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा कि नहीं होगा? तो एलिमेंट्री पार्ट, तो एलिमेंट्री पार्ट लेके करना बड़ा मुश्किल काम है ना? पर गॉस हमें कहता है कि अगर क्लोज लूप के अंदर अगर किसी चार्ज को डाल दिया जाए तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जितना चार्ज अंदर में होगा उसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। यही सिखाया ना उसने हमें। यहाँ पे इंटीग्रेशन का तामझाम नहीं है ना। तो हमने कहा कि एक काम करो सर आप, अगर ये पूरा का पूरा एक स्फीयर मान लो इसको,
है कि नहीं? तो इस पूरे स्फीयर में से, पढ़ पा रहे हो क्या? इस पूरे स्फीयर को अगर आप लेते सर, तो इस पूरे स्फीयर के लिए तो अंदर में क्यू बैठा हुआ है, और गॉस क्या कहता है कि इस केस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, मतलब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कुछ समझ पाए क्या? पर अब तो पर मुझे आंसर किसका चाहिए? मतलब अब सिचुएशन ऐसा हो गया है, सेंटर में क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, मुझसे इधर वाले का आंसर पूछा था, तो ऊपर वाले के लिए कितना हो जाएगा फ्लक्स? अरे आधा नहीं होगा रे, पूरे का क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो एक पार्ट का कितना होगा? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? क्या यहाँ पे अब देखो, यहीं पे अगर हम ऐसे सोचते कि सर यहाँ पे एक जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग, ऐसे 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 ऐसे, तो लंबा पड़ जाता ना यार। तो हमने कहा सर पूरा गोल, और देखो ये गॉस लगा भी कहाँ है, जो सिमेट्रिक डायग्राम है। अब स्फीयर तो सिमेट्रिक है कि नहीं है? आधा तुम दिए, तुमने पूरा बना लिया, हम कहा पूरा होता तो क्यूब एप्सिलॉन नॉट होता, तुम आधा का पूछ रहे हो तो क्या बोल देंगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? पक्का? और दूसरा क्या पूछा है? इसमें भी हम डर जाएंगे। अरे पूरा कर्व से क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो आधा से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। अच्छा सॉरी, ये गलत हो जाता रे अभी, ये फर्स्ट वाला पार्ट गलत है। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों 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 क्यों। फर्स्ट वाला का जरा बोलना बेटा, सुनो सुनो। ये जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर है, तो इस, और इसको क्या बोला था, ये क्लोज बोला था ना बच्चा इसको, सॉरी इसको सही कर लेना। डिस्क ऐसे लगा रखा है ना नीचे, ये है, तो ये वाला चार्ज तो ससुरा बाहर है रे इसमें से। अरे भाई नहीं समझे। अरे इस हेमिस्फीयर में से कवर है, उससे तो ये क्यू बाहर में है ना यार। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अंदर में तो कोई चार्ज ही नहीं बनेगा फर्स्ट पार्ट वाले में, कुछ नहीं। देखो मैं, तुम नहीं समझे, ऐसा था, चार्ज को कहां पे रखा है, इससे ऊपर रख दिया ना, ऊपर रख दिया, ऊपर रख दिया है, नहीं समझे, ऊपर रख, तो क्यू इनसाइड क्या हो जाएगा? अंदर में कोई चार्ज है क्या? है ही नहीं, तो सीधा क्या बोल देते पहले के स्केल, फ्लक्स कितना बोल देते? समझ गए क्या? कंफ्यूज ना होना, ठीक है क्या? अभी देखो तुम्हारा एक डाउट क्लियर करते हैं, सेकेंड वाला सही है रे, सेकेंड वाले में इसके थ्रू नहीं पूछा है यार, इससे पूछा था ना, तो ऐसा कर दी, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में किससे पूछा है? कर्व सरफेस एरिया से पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया को क्यू चार्ज के लेके देखते तो अलग अलग आता कि नहीं आता? तो पूरा गोला बना दिया ऑलमोस्ट सेंटर पे करके, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? बोलो। 0, और इसका क्या हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है क्या? ये वाला देखना बच्चा जरा ध्यान से, कंफ्यूजन दूर कर, इसका 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 बोल, देखो इस बार अंदर की तरफ रखा है, इस बार समझ गए क्या? तो इस बार अंदर में है ना बच्चा, तो ऑलमोस्ट, इस बार 0 नहीं बोल सकते ना, तो इस बार क्या आ जाएगा, डिस्क डॉटेड फ्लैट पार्ट में क्यू बाई, कर सरफेस एरिया से भी क्यू बाई, कंप्लीट क्लोज सरफेस एरिया से कंप्लीट, किसके लिए बोलना चाह रहा है ये? हाँ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा इसका भी, ठीक है क्या? धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा, इसको देखो, फटफट बोलो, बोलो बोलो। ये क्यू यहाँ रखा हुआ है, सरफेस सरफेस से पूछा है, तुम ध्यान से अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, यही तो गॉसियन सरफेस का खेला है यार। अरे ऐसे फ्लक्स देखते तो क्या करना पड़ता, एलिमेंट्री पार्ट फलना 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 करना पड़ता। अब तुम्हें ये देख के क्या दिख रहा है, सर एक एक गॉसियन सर्विस कुछ ओरिजिनल नहीं होता, हम सिमेट्रिक खुद बनाते हैं। तो मुझे आइडिया हो गया ना कि सर ये क्यूब का एक साइड दिख रहा है हमें, नहीं समझे, क्यूब का एक, तो अगर टोटल फ्लक्स बोलते तो क्या बोलते, क्यूब आई, तो ये क्यूब का कौन सा, एक ही साइड से पूछा है ना। और देखो ये सब के सब हर फेज से बेटा बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, अरे A/2 पे, A/2 पे, A/2 पे, तो सब बराबर बराबर पे है, तो सबको फ्लक्स भी बराबर मिलेगा, तो 6 साइड होता है कि नहीं होता है?
तो एक का कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन। नहीं समझे, आइडिया हुआ थोड़ा? क्या हो गया, नहीं आया, नहीं आ गया? ये थोड़ा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। कॉर्नर, कॉर्नर में रखा हुआ दिख रहा है क्या? बन जाएगा क्यूब, नहीं समझे? एक तो यहाँ, कुछ समझ पा रहे हो क्या? एक तो यहाँ, एक तो, पर ये कॉर्नर में ऐसे रखा हुआ है तो सामने 4 ठो और होगा, समझे रे? 4 ठो और होगा ना, तो टोटल अगर हम चार्ज की बात करते तो केवल इस वाले पार्ट को कितना चार्ज मिला होता, क्यू बाई 8। नहीं समझे? अरे यहां रखा हुआ है ना यार, 4 ठो पीछे, 4 ठो आगे, तो एक खाना को कितना मिला होगा, क्यू बाई 8 ही चार्ज मिला होगा ना। तो लेकिन अब इसका निकालना है, इस वाले, अब इस एक खाने में केवल इसी का पूछा है, तो क्या करेंगे? अरे ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, जैसे क्यूब है, अब तुम ऐसे समझो, ऐसे है ना बच्चा, क्या उल्टा बना दिए रहे, रुको। ठीक है, यानी इसके अंदर में कितना पार्ट आ रखा है, केवल क्यूब बाई 8 ही आ रखा है, लेकिन मेरे से आंसर किसका पूछा है, केवल। तो अब बताओ, अगर यहां पे चार्ज होगा तो ये वाला सरफेस तो पैरेलल हो जाए, कुछ समझ पा रहे हो क्या? ये वाला सीधा, ये वाला भी ऐसी, मतलब ये वाला खत्म, ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म। नहीं समझे? अरे बल्ब यहां लगाओगे तो रोशनी किस किस सरफेस को छेद के जाएगा? इसको तो नहीं छेद पाएगा ना बे, ना इसको छेद पाए, मान लो उस कॉर्नर में होता तो इसमें से तो क्रॉस नहीं कर रहा था ना बेचा इस तरफ, ना इस वाले को क्रॉस कर पाता ना ऊपर वाले को, तो ये टकराता कहाँ, कुछ समझ पा रहे हो कैसे जाता? तो उसको, उसको, कौन सा? अच्छा हाँ, ये यहाँ पे था ना, इसको तो तीन ही को कर पाएगा ना, मतलब इस बार जो फ्लक्स होगा कितनों में बट रहा होगा, तीन ही में बट रहा होगा ना, और अंदर चार्ज कितना है, क्यू बाई 8। तो क्या कर दे, बोलो, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई 8 इंटू 1/3, कितना हो गया, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या? यहाँ होता है 8/, ठीक। टफ है क्या? नहीं समझ गया ना? ये तुम्हारा सॉलिड करके एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट, वहां पे भी पढ़े होगे, पढ़ो, पढ़ो स्टेटमेंट, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया था मैंने। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज एज अ आर की पावर -2.5 इंस्टेड ऑफ आर की पावर माइन, अरे 1/r² होता है ना, तो देन द गॉस लॉ विल स्टिल बी वैलिड। नहीं समझ गए, यही पढ़ाया था पहले लाइन, कि गॉस लॉ इसीलिए वैलिड हो पा रहा है क्योंकि क्या हो रखा है वहां पे, 1/r², अगर r² नहीं तो वैलिड ही नहीं रहेगा। समझ गए क्या? दूसरा पढ़ो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग, डाइपोल में बच्चा क्या होता है, देखो तो एक प्लस क्यू होता है, एक माइनस क्यू होता है। अब इसके लिए गॉसियन सरफेस लोगे तो हमेशा क्यू इनसाइड कितना आने वाला है, तो कभी निकल पाएगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? नहीं समझे? अरे एक नेगेटिव तो बार बार क्यू इनसाइड तो 0 आ जाएगा। तो डाइपोल के लिए हम लोग गॉस मेथड का यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, कुछ समझे? पक्का? आगे पढ़ो। ये बात तो सही है, क्यों है? क्या बोला? अरे इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ 2 पॉइंट चार्ज इज 0, अरे 2 पॉइंट चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देन द साइन ऑफ द टू चार्ज इज द सेम। जब सेम होगा बच्चे, दोनों प्लस प्लस होगा तभी तो सेंटर में 0 हो सकता है। यार एक तरफ प्लस रहे एक तरफ माइनस रहे, कैसे सेम रहेगा? तभी ना, या तो दोनों माइनस रहे। ठीक है ना? ये वाला पार्ट अभी छोड़ रहे हैं ना, पढ़ा नहीं, पढ़ के आके वापस आंसर कर देना। चलो पढ़ो पढ़ो। स्ट्रेट रॉड पासिंग थ्रू द क्यूब ऑफ अ साइड एल, दिख रहा है क्या? अरे एक क्यूब है जिसका साइड बच्चा एल दिया हुआ है, ठीक है क्या? फाइंड द मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम, अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला तो अपन को पता ही है, क्या बोलो? क्यू इनसाइड अपॉन, अरे बोलो ना रे, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, यही होता है ना। तो अब एक रॉड, अच्छा एक बात बताओ, कहां से रॉड को निकाला जाए कि उसके इस क्यूब के अंदर मैक्सिमम चार्ज आए? अरे इस रूम में हमने तुम्हें एक डंडा दिया, हमने कहा सबसे बड़ा डंडा कैसे खड़ा हो सकता है इस रूम में, तो कहां से कहां लेके जाओगे, किधर से? ये कॉमन सेंस है तुम्हारे पास? पक्का ना कि ऐसे सबसे लंबा वाला डंडा खड़ा होगा ना उस कोना से इस कोना में? कुछ समझे क्या? मतलब मेरे ख्याल से ये वाला होना चाहिए फ्रंट से ही और एंड से वो, कुछ समझे क्या?
और मान लो उसकी चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो अंदर में चार्ज कितना हो जाएगा, अंदर में चार्ज कितना हो जाएगा, अरे लैम्डा हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये वाला लेंथ कितना होगा, √3L। वाह रे वाह, वाह रे वाह, भूल गए। अरे भैया एक क्यूब अगर ऐसे होत रहा तो क्या कहोगे, जल्दी बोलो। अबे ये एल होगा, ये एल होगा, तो ये यार ये सब तो बहुत सिखाए ना यार, वेक्टर में भी नहीं पढ़ाए थे क्या? और वेक्टर में कैसे सिखाया था मैंने, याद है क्या बेटा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अरे एंड में जाना है, मान लो यहां से यहां पे जाना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए, तो √A² + A² + A² √3A। सिखाएं क्या ये सब चीजें? देखो नहीं पढ़े हो तो भैया हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये हो गया क्यू इनसाइड, समझ गए क्या? शेप दो पकड़। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यार ये तो अब तो हम प्रो हो चुके, क्यों बे? हमें क्या याद रहना चाहिए, देखो गॉस आया तो तुम्हारे दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, जल्दी बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। बस यही दिमाग में रखो, बाकी कुछ नहीं तामझाम करना है। अब यार देखो छोटी छोटी बातें, इसको जल्दी निपटाते हैं। देखो क्या ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा यार, है ना? आसान चीजें तो अपन कर सकते हैं ना यार। गौर फरमाया, पहले 5 चैप्टर आते तो फिजिक्स आसान होती है, थोड़ा फॉर्मूला ही बदला है ना, बाकी तो वही चल रहा है तरह पे, है ना? चलो, तो यहां पे अगर आप देखो तो कहता है यार सेंटर पे अगर कोई क्यू चार्ज ले लिया है ना, अब देखो गॉसियन सरफेस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, देखो सिमेट्री तो चाहिए, और फील्ड भी आता है कि सर बीच में अगर ऐसे चार्ज रखा तो जो फील्ड बन रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो चारों तरफ बन रहा होगा। नहीं यार एक ही तरफ बन रहा है, चारों तरफ बन रहा होगा। तो इसके लिए कैसा सरफेस लेगी, उस सरफेस से सारे फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो स्फेरिकल ले सकते हो, समझे क्या? तो इसके लिए कैसा सरफेस ले लिया, अरे स्फेरिकल लिया ना भाई। तो अब स्फेरिकल लिया है, जरा ध्यान से देखना रे, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे बट चलो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। तो अगर तुम एक सरफेस लोगे तो यहाँ पे मान लो एक छोटा सा एलिमेंट, देखो फ्लक्स निकालना है ना, ठीक? तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अंदर में चार्ज तो क्यू है ही अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फ्लक्स का एक और फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस होता है कि नहीं होता है? अब एक बात बताओ, अगर ये सब आर 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 ही डिस्टेंस पर है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्यों? स्फीयर सारे सेम डिस्टेंस में है ना, तो रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही रहेगा। तो जब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो ई को बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर में केवल क्या बच जाएगा, अरे जैसे मान लो मैंने फ्लक्स पहले छोटे से एरिया के लिए निकाला, बट मुझे फ्लक्स किसका चाहिए, पूरे का चाहिए ना यार, तब तो टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो टोटल जैसे मान लो, थोड़ा अच्छे से लिखते तो ऐसे लिखता है मैं, डी फाई छोटा सा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, यही करते ना भाई। ई कांस्टेंट है सर, बाहर निकाल दो, और फिर जब नेट फ्लक्स चाहिए होता तो इंटीग्रेशन करते ना बच्चा डी फाई का, कुछ समझे क्या? तो ई को बाहर निकाल दिया और अंदर क्या रह गया बच्चा, डीएस रह गया। क्या तुम इसका एरिया सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते 4πr² करके? तो हम क्या लिख दिए, देखो तो यहाँ लिखा हुआ क्या, ई डॉट डी, ई बाहर निकाला, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो गया 4πr², ये किसके बराबर हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो 4π एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दो, 4πr² को नीचे भेजोगे ये आएगा क्या, देखो तो क्यू अपॉन 4π। तो ये किसके लिए, तो ये देखो ना कुछ बड़ा चीज नहीं बना है, के क्यू बाई r², दिखा क्या? अरे एज अ पॉइंट चार्ज का भी तो ये फॉर्मूला था, नहीं पढ़ा हमने? पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉर्मूला आया था ना, और गॉस से प्रूव किया तो वही आ रहा है के क्यू r², कुछ समझ गया क्या? उसी, हाँ, उसी तरह जैसे इधर देखो, हमने वैसे लॉन्ग लाइन के लिए पहले भी पढ़ रखा था, वायर के लिए याद आ रहा है क्या, क्या याद करवाया था, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, भूल गए रे, पढ़ा थी क्या? 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। गॉस से भी कर सकते हैं, देखो जरा। तो अब एक बात बताओ, ट्यूबलाइट ऐसे जली हुई है, चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड ससुरा ऐसे ही तो जा रहे होंगे, नहीं पकड़ पा रहे हो? ऐसे, अरे ऊपर थोड़ी जा रहा होगा बच्चा, सारा ऐसे ऐसे जा रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जैसे मान लो एक, अब जैसे मान लो मुझे यहाँ फ्लक्स निकालना था, तो इंटीग्रेशन ऑफ फिर से क्या करते, ई डॉट, बोलते जाओ। अच्छा ये सब के सब बराबर बराबर डिस्टेंस पर है ना, तो उसकी वजह से ई तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई को बाहर भेज दें। तो ई को बाहर भेजोगे तो अंदर में क्या रह जाएगा, केवल डीएस रह जाएगा। और ये सरकमफेरेंस टाइप से दिखाई दे रहा है क्या तुम्हें? अरे ई और डीएस के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री ही है ना, तो टेंशन है नहीं। और डीएस कितना आ जाएगा, 2πr/h। अरे 2πr सरकमफेरेंस का इंटू एल कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 2πr/l, कुछ समझे क्या? अरे डीएस का इंटीग्रेशन है यार, और ये किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड अपॉन
एप्सिलॉन यही होता है ना, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई R L। दिखा क्या? नहीं दिख रहा है, अंधे हो गए सब। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इनसाइड अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा, और Q इनसाइड को कितना लिख सकते बोलो? अरे लैम्डा था चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ जो कितनी है, L है, तो Q इनसाइड को लैम्डा इंटू L लिख सकते हैं। तो यहाँ पकड़ के चिप दो, लैम्डा इंटू L अपॉन 2 पाई, यहाँ क्या था बच्चा, R L एप्सिलॉन नॉट। दिखा क्या? तो देखो, तो लैम्डा से, अच्छा L से L चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, लैम्डा, लैम्डा बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। टफ है, आसान चीजें नहीं है। नहीं दिखा तुम्हें? यहाँ देखो, लैम्डा अपॉन 2 पाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिखा क्या? और अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 लैम, देखो ना, मैं 2 लैम्डा है कि नहीं है, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, के बोलते हैं। क्या तुम लोग एकदम पढ़ता ही नहीं है क्या? तो देखो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये अगर ये 4 हो जाएगा तो तुम्हें ऐसे दिख रहा है क्या, 2 k लैम्डा बाई R आया कि नहीं आया? और इनफाइनाइट के लिए बेटा यही रिजल्ट याद करवाया था मैंने। अरे इनफाइनाइट वायर के लिए यही रिजल्ट आया था ना, 2 k लैम्डा बाई R। इनफाइनाइट 180 डिग्री हो गया था ना यार, साइन 180 कितना होता था, साइन थीटा 180/2 करते थे, साइन 91 हो जाता, 2 k लैम्डा बाई R आया था ना, और अभी भी तो वही आ रहा है, 2 k लैम्डा बाई R। आसान है ना, कोई नई चीज नहीं पढ़े। देखो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से बड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है क्या? रहने दे कि कल कर लेंगे, काफी पहुंच गए हैं, हो जाएगा 2 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए टाइम लग रहा है, थोड़ा पढ़ो आप लोग, है ना।